इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण PYQ MCQ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित है। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? इसका सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें तो उसमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों की बात की गई है। अब आज का हमारा दूसरा सवाल है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य सम्मिलित है, केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है और अधिग्रहित क्षेत्र भी सम्मिलित है। अधिग्रहित क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो राज्य सम्मिलित है, केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित है और अधिग्रहित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार से सी हमारा आंसर होगा। आज का हमारा दूसरा सवाल है, नए राज्यों के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो नए राज्यों के गठन या प्रवेश की जो बात होती है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 में क्या आता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल और उसकी सीमा में परिवर्तन आता है। अनुच्छेद 4 में क्या आता है? अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों को समाहित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का अधिकार किसे है? किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने का अधिकार संसद को है और ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति किसके पास भेजता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो प्रस्तावित विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के पास भेजता है उसकी सहमति जानने के लिए, और जब उसकी सहमति आती है तो उसकी सहमति को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल की सहमति मानने के लिए। आज का हमारा अगला सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या राष्ट्रपति राज्य विधानसभा की राय मानने के लिए बाध्य है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊपर वाला भी नहीं, बाध्य नहीं है। ऊपर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट था। तबीयत खराब। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपति किसके पास भेजता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। लोग संसद लगाते हैं लेकिन इसका आंसर राज्य विधानसभा ही होगा। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल तो हो गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है? हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, संसद नए राज्य का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कर सकती है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों की बात की गई है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 4 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 4 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन से नहीं है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधन से ही है, नागरिकता से नहीं है, आपातकाल से नहीं है। अगर हम एक एक देख लें तो हम देखते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगर हम वहीं नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में आती है नागरिकता, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है और नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपातकाल की बात करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल को लिया गया है और आपातकाल का जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर 360 तक में चर्चा आपातकाल की गई है। जहां वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 360 में की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत एक संघीय राज्य है, ये कथन गलत है। भारत एक परिसंघीय राज्य है, ये भी कथन गलत है। भारत जो है राज्यों का महासंघ है, ये भी कथन गलत है। भारत राज्यों का संघ है, ये कथन सही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत
किस वर्ष भारत का 22वां क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो। किस वर्ष सिक्किम जो था, किस वर्ष सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना? तो इसका जो सही जवाब है वो वर्ष 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो भारत जो है सिक्किम जो है भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य 22वां राज्य वर्ष 36वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 के द्वारा बन गया था। ठीक है, और इसकी कुछ कहानी है 22वां राज्य बनने के पीछे। तो 35वें संविधान संशोधन वर्ष 1974 में सिक्किम राज्य को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में जनमत संग्रह किया गया, वहां के चोंग्याल के जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। फिर सिक्किम भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बना 36वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 में। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर वर्ष 1975 हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि नागरिकता टॉपिक से संबंधित सवाल है। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बातें नागरिकता में की गई है। और हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 1 में भारत और उसके संघ राज्य की बात की गई है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है। भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के निर्धारण जो था वो अनुच्छेद 5 के तहत किया गया। वहीं अगर हम अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को आने वाले जो लोग थे उन व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को जो गए और वहां से फिर वापस आए उनकी बात की गई है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जैसा कि अभी हम ऊपर से पढ़कर आए तो अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को चले गए फिर वहां से वापस आ गए ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार की बात की गई है। हमारा आज का अगला सवाल है, पाकिस्तान गए और बाद में भारत लौट आए व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन किया गया है। गले में दिक्कत है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है, विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। अनुच्छेद 9 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार की बात की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बार बार रिकॉल करने से चीजें अपने आप अनुच्छेद 8 में ये बात वर्णित है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता यदि कोई स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आज का हमारा अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को अस्वीकार करता है? तो अनुच्छेद 9 जो है वो दोहरी नागरिकता को अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत के भी नागरिक होगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोहरी नागरिकता को ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 9 वो अस्वीकार कर देता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि नागरिकता की निरंतरता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है कि नागरिकता के अधिकार उसमें बने रहें? तो अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता की निरंतरता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कि विदेशी राज्य की नागरिकता कोई स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह भारत देश का नागरिक नहीं कहलाएगा।
आज का हमारा अगला सवाल है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 11 के तहत ऐसा संसद कर सकती है। आज का हमारा अगला सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, और संसद ऐसा अनुच्छेद 11 के तहत कर सकती है। अगर हम अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह नागरिक नहीं कहलाएगा। नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 कहलाता है, और अनुच्छेद 12 जो है ये नागरिकता से ना संबंधित होकर मूल अधिकार से संबंधित है, जहां पर राज्य की डिफिनीशन दी गई है उसको एलिब्रेट किया है। आज का हमारा अगला सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी विधियां बताई गई हैं? नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में कुल 5 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी वो विधियां हैं? कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक हो सकता है, कोई व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक हो सकता है, कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिक हो सकता है, कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिक हो सकता है, और पांचवा क्षेत्र समावष्टि द्वारा कोई भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ये 5 विधियां नागरिकता अधिनियम 1955 में बताई गई हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 को किसने बनाया था? तो संसद ने बनाया था, संसद ने। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत में द्वैध नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, भारत में द्वैध नागरिकता का सिद्धांत नहीं है, एकल नागरिकता का सिद्धांत है। द्वैध नागरिकता का सिद्धांत जो है वो अमेरिका में है, ठीक है। तो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बार बार रिवीजन करते हैं, तो इस बार भी पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के शासन को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, वाणिज्य समागम लिया गया है, और संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, सबल केंद्रीयकरण लिया गया है, और यूनियन शब्द को लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता का आधार है? तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 के द्वारा 5 तरीके से भारत में नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जन्म से की जाती है, वंश के आधार पर भी की जाती है, पंजीकरण के द्वारा भी की जाती है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। 2 और तरीके हैं। 2 और कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका वो प्राकृतिक रूप से, और दूसरा जो तरीका वो क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भी ऐसा किया जाता है। जब दूसरा क्षेत्र भारत अधिग्रहित करता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी भारत के नागरिक बन जाते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये गलत लिखा हुआ है। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आंसर भाग 2 होगा। भाग 1 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 1 से 4 तक का भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। वहीं अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 34 तक की बात की गई है। वहीं भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का जो संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक की बातें करता है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा सकता है? ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा सकता? तो ऐसा हम कहा गया है अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 1 में 3 श्रेणियां दी रखी हैं। पहली श्रेणी कहती है राज्यों के क्षेत्र होंगे, दूसरी श्रेणी कहती है संघ क्षेत्र होंगे, तीसरी श्रेणी कहती है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 इसका आंसर होगा। बाकी अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों से संबंधित है। आज का हमारा अगला सवाल है, राज्यों का संघ शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? अब जैसा हम पढ़ के आए थे पहले भी, तो राज्यों का संघ कह दे या यूनियन कह दे तो इसे कनाडा से लिया गया है। बाकी हमने हर जगह से पढ़ ही लिया है कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। आयरलैंड को और ऐड कर लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है? तो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना यहाँ बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर हम नए राज्य का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, इन सब में परिवर्तन करते हैं तो हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा, ये सब अनुच्छेद 1 में बात की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और परिवर्तन की बात की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संसद को पूर्ण अधिकार देता है? अब संसद को पूर्ण अधिकार देने की बात आ रही जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 11 ही संसद को पूर्ण अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित चीजों को बनाए। बाकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 9 जो है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना से संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का निरंतर बना रहना है। अनुच्छेद 12 में जो है वो नागरिकता से संबंधित न होकर मूल अधिकार से संबंधित है, जहां पर राज्य की परिभाषा बताई गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एकल नागरिकता है। एक एक पूरा देख लेते हैं। तो ये बात सही है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता, ये गलत है। दोहरी नागरिकता का जो प्रोविजन है या जो प्रावधान है वो अमेरिका में है। भारत में राज्य की नागरिकता है, ये भी गलत है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता भी होती है और यूनियन की, उनको फेडरल बोलते हैं, वहाँ यूनियन नहीं बोलते हैं, फेडरल की नागरिकता भी होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। आज का हमारा सेकंड लास्ट सवाल है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत विदेशी को नागरिकता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर कोई विदेशी है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता? तो प्राकृतिकीकरण के द्वारा ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने के लिए। धन्यवाद।